हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि अच्छे होंगे, सब अपने घरों में होंगे। चाणक्य स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग परिमेय संख्या को कंप्लीट किए थे, तो आज हम लोग आगे का चैप्टर पढ़ेंगे घात तथा घातांक। और ये केसी सीना से चल रहा, आप सभी को पता होगा। तो आई होप कि परिमेय संख्या का जो भी 2-3 वीडियो डाला गया होगा वो वीडियो आपको बहुत ही अच्छा से समझ में आ गया होगा। तो वो पूरा चैप्टर पूरी तरीक़ा से कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग नया चैप्टर को पढ़ेंगे, घात तथा घातांक। चलिए सबसे पहले इसका परिभाषा को देखते हैं कि घात और घातांक है क्या। जब तक इसको हम लोग नहीं समझेंगे तो फिर हम लोग आगे का सवाल नहीं बना सकते हैं। तो देखिए इसमें लिखा हुआ क्या कि जब किसी संख्या को स्वयं के साथ 2 या 2 से अधिक बार गुणा करके लघु रूप में लिखा जाता है तो उसे संख्या का घातांक के रूप कहा जाता है, तथा जितनी बार गुणा किया जाता है उसे घात कहा जाता है। अर्थात यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ, इसके अनुसार आप अच्छा से समझ सकते हैं। 32 एक संख्या है, जब इसका गुणनखंड किए तो इसमें 2 5 बार आया है। 1 2 3 4 5। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या कि 2 पे घात 5। अब इसको पढ़ेंगे क्या कि अतः 32 का घातांक के रूप 2 पे घात 5 है। मतलब ये 32 का घातांक के रूप हो गया। अब ये जो 5 आया ये कहलाएगा घात। तो परिभाषा में यही चीज़ लिखा हुआ था। तो आई होप कि ये परिभाषा आपको समझ में आ गया होगा कि घात और घातांक किसे कहते हैं। फिर से एक बार कि जब कोई भी संख्या दिया हुआ रहे, वो बड़ा रूप में दिया हुआ रहे, जब उसका हम लोग गुणनखंड करेंगे, जब उसको लघु रूप में लिखेंगे तो वही कहलाएगा उस संख्या का घातांक के रूप। और वो जो संख्या उस पर आएगा, मतलब कि कितना बार वो गुणा में था, कितना बार उसका गुणनखंड हुआ, वो संख्या कहलाएगा उसका घात। तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं इसके बारे में और कुछ जानकारी। अब आगे हम लोग कुछ पॉइंट देखेंगे। तो आगे का पॉइंट लिखेंगे क्या, घात तथा घातांक के कुछ नियम। मतलब ये अगर सवाल में ये चीज़ आ जाए तो हम लोग कैसे इसको हल करेंगे, ये सबसे बड़ा चीज़ होता है इसमें। तो पहला नियम इसमें हम लोग देखेंगे क्या। चलिए इसको, इस नियम को समझने से पहले और कुछ देखते हैं हम लोग कि मान लेते हैं कि 32 जो संख्या था हम लोग के पास, जब इसका गुणनखंड किए तो 2 पे घात 5 आया। तो ये जो संख्या आया ये कहलाया घात, और जिस पे ये घात आया वो संख्या कहलाता आधार। इस चीज़ को समझना होगा कि जिस संख्या पे घात रहेगा वो कहलाएगा आधार, और वो संख्या कितना बार गुणनखंड हुआ वो संख्या कहलाएगा इसका घात। तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसी के आधार पे जो भी यहाँ पे नियम आएगा उसको हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। तो चलिए पहला नियम लिखते हैं इसका। तो पहला नियम को हम लोग देखें तो यहाँ पे कि जब गुणा में आधार समान हो तो घात का आपस में योग होता है। मतलब कि जब संख्या गुणा में दिया हुआ रहे, एक से अधिक संख्या होगा, क्योंकि एक संख्या जब रहेगा तब उसके घात से हम लोग को कोई मतलब होता नहीं है नियम में। जब एक से अधिक संख्या गुणा में रहेगा और वो संख्या यदि समान हो तो उसका जो भी घात रहेगा वो आपस में उसका योग हो जाएगा। जैसे अगर a कोई संख्या है, इस पे घात m है, फिर गुणा में a कोई संख्या है, इस पे घात n है। जब इसको हम लोग हल करेंगे तो a पे घात m प्लस n आएगा। मतलब कि इसका जो घात था ये आपस में जुड़ गया। चलिए इसको हम लोग एक उदाहरण से समझते हैं। ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। ये पहला नियम है घात तथा घातांक का। तो चलिए इसको एक उदाहरण से हम लोग समझते हैं। मान लेते हैं कि 2 कोई संख्या है, इस पे घात 3 है, गुना फिर से 2 कोई संख्या है, इस पे घात 2 है। अब बराबर में इसमें लिख सकते हैं कि हम लोग कि 2 आधार जो ये समान है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो इसका घात आपस में जुड़ जाएगा।
जैसा कि हम लोग रूल के अनुसार जो चीज़ पढ़े यहाँ पे, अगर इसको हम लोग सरल करें तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 8 होगा और ये 4 होगा और यहाँ पे 2 पे घात 5 आएगी, यहाँ पे 8 चौके 32 और यहाँ पे भी 32 आ जाएगा। 2 को 5 बार स्वयं के साथ गुना करेंगे, ना कि 2 गुना 5 करेंगे। तो आई होप कि ये जो पहला नियम था ये आपको समझ में आ गया होगा कि जब आधार समान हो गुना में तो उसका घात आपस में जुटता है। इसको हम लोग एक उदाहरण के माध्यम से समझ चुके हैं। तो चलिए अब हम लोग दूसरा पॉइंट को देखते हैं इसमें। अब दूसरा पॉइंट हम लोग लिखेंगे क्या, भाग, कि जब भाग में आधार समान हो तो उसका घात आपस में घट जाता है, मतलब उसका व्याकलन हो जाता है। चलिए इसको हम लोग समझते हैं और इसको एग्जाम्पल में देखें तो a कोई संख्या है, इस पे घात m है और भाग फिर से a कोई संख्या है, मतलब आधार समान है, इस पे कोई घात n है। जब इसको हल करेंगे तो a पे घात m माइनस n होगा, मतलब आधार समान था तो इसका घात घट गया। ये दूसरा नियम है। अब चलिए इसको एक उदाहरण से समझते हैं। अब इसको उदाहरण अगर इसमें देखें हम लोग तो 2 कोई संख्या है, इस पे घात 3 है, भाग में फिर 2 कोई संख्या है, इस पे घात 2 है। इसको हम लोग बराबर में लिख सकते हैं क्या कि 2 पे घात 3 माइनस 2। अब दोनों तरफ को अगर हम लोग हल करें तो यहाँ पे हो जाएगा क्या कि 2 पे घात 3 फिर भाग में 2 पे घात 2 बराबर इधर आ गया 2 पे घात 1। अब आगे अगर हम लोग हल करें तो 2 ऊपर में 3 बार गुना के रूप में और नीचे में 2 बार गुना के रूप में है। तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो 1 बार बचेगा यहाँ पे 2 और बराबर में भी 1 बार है। तो दोनों तरफ रिजल्ट हम लोग के पास समान आ गया। तो हम लोग कह सकते हैं क्या कि जब भाग के रूप में रहे कोई भी संख्या, अगर उसका आधार समान रहे तो घात आपस में घट जाएगा, चाहे घात किसी भी रूप में दिया हुआ रहे। तो ये घात से संबंधित दूसरा नियम था। आई होप कि ये चीज़ भी आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग तीसरे नियम की ओर चलते हैं। यदि किसी संख्या पर घात ऋणात्मक रूप में हो तो वह संख्या व्युत्क्रम के रूप में लिखा जाता है। व्युत्क्रम के रूप में लिखा जाता है। चलिए इस चीज़ को हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ क्या है कि जब किसी संख्या पर घात ऋणात्मक हो तो उस संख्या को व्युत्क्रम के रूप में लिखा जाता है। जैसे उस संख्या को व्युत्क्रम के रूप में लिखेंगे तो उसका घात पहले जो ऋणात्मक में था अब वो धनात्मक में बदल जाएगा। अर्थात अगर किसी संख्या पे घात मान लेते हैं यहाँ पे -n है, ठीक है। अब इसको बोला गया क्या कि इसको धनात्मक के रूप में लिखो, तो इस संख्या को हम लोग व्युत्क्रम के रूप में लिखेंगे 1/a पे घात n। पहले n यहाँ पे ऋणात्मक के रूप में था, जैसे इसको व्युत्क्रम के रूप में लिखे तो घात अब यहाँ पे धनात्मक के रूप में आ गया। अब ये उल्टा भी हो सकता है, अर्थात अगर किसी संख्या पे घात ऋणात्मक के रूप में दिया हुआ है व्युत्क्रम में, तो इसको अब हम लोग लिख सकते हैं a पे घात n, मतलब एक दूसरे के व्युत्क्रम के रूप में यहाँ पे लिख सकते हैं। तो आई होप कि तीसरा पॉइंट भी आपको अच्छा से समझ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग आगे का पॉइंट देखते हैं।
अब चौथा पॉइंट में हम लोग देखेंगे क्या कि जब किसी संख्या पर घात शून्य हो तो उसका मान हमेशा 1 होगा। अर्थात अगर किसी भी संख्या पे घात 0 है तो उसका मान हमेशा 1 होगा। अर्थात अगर इसको हम लोग एग्जाम्पल में देखें तो a पे घात 0 बराबर 1। चलिए इसको अब हम लोग सिद्ध करते हैं, मतलब कि इसको उदाहरण के माध्यम से क्लियर करते हैं। तो उदाहरण देखते हैं हम लोग कि मान लेते हैं कि 5 कोई एक संख्या है, इस पे घात 30 दिया हुआ है, सॉरी इस पे घात 0 है। तो ये बताए क्या कि किसी भी संख्या पे घात अगर 0 है तो उसका मान हमेशा 1 होता है। तो चलिए इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, 5 पे घात 30 माइनस 30, फिर से 0 आ जाएगा। ये बात क्लियर है। अब देखिए इसको अब हम लोग आगे हल करते हैं। तो हम लोग दूसरा पॉइंट क्या पढ़े थे कि अगर गुना में आधार समान है तो घात घटता है। तो अगर घात घट रहा तो मतलब अगर भाग में घात समान हो, आधार समान हो तो उसका घात आपस में घटता है। तो अब यहाँ पे देखिए ये घात पहले से घटा हुआ है, मतलब ये भाग में होगा, मतलब जस्ट उसका उल्टा होगा। भाग में आधार समान हो तो घात घटेगा, तो घात यहाँ पे घटा हुआ, अर्थात असल में ये इस रूप में है। अब ये भाग में आ गया, इसको हम लोग इस रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि दूसरा पॉइंट यही था कि अगर भाग में आधार समान हो तो घात घटेगा। अगर घात घट रहा तो ये भाग में हम लोग इसको ला सकते हैं। अब चलिए इसको हम लोग भाग देते हैं, 5 पे घात 30 फिर बटे में 5 पे घात 30, ये आपस में कटेगा, दोनों बराबर है, तो रिजल्ट के रूप में हम लोग के पास 1 आ गया। तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा कि अगर किसी भी संख्या पे घात 0 रहे तो इसका मान हमेशा 1 होगा। तो ये चौथा पॉइंट था घात तथा घातांक के नियम से संबंधित। अब चलिए हम लोग आगे का पॉइंट देखते हैं। अब पांचवा पॉइंट में देखेंगे, यदि कोई संख्या गुणा के रूप में हो परंतु आधार समान तथा आधार असमान तथा घात समान हो तो तब क्या होगा। यहाँ पे लिखा गया क्या कि कोई संख्या गुणा के रूप में रहे परंतु उसमें आधार असमान हो लेकिन घात समान हो, तब इस स्थिति में क्या होगा। तो यहाँ पे हम लोग देखें, एक उदाहरण देखते हैं। यहाँ पे मान लेते क्या कि a कोई संख्या है, इस पे घात m है, और गुणा में b कोई संख्या, इस पे घात m है। तो रिजल्ट में आएगा क्या कि a और b को हम लोग गुणा करेंगे और इस पे घात जो एक समान वाला घात था उसको हम लोग दे देंगे। तो चलिए इसको हम लोग उदाहरण में देखते हैं कि उदाहरण के माध्यम से कैसे हल हो सकता है। तो जैसे मान लेते हैं 3 पे घात यहाँ पे 2 था और 2 पे घात 3 था। अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या, 2 था, यानी कि घात समान हो, 3 गुना 2 पे घात 2। चलिए इसको हल करते हैं। तो 3 3 9 गुना 2 दूना 4, यहाँ पे 3 दूना 6 पे घात 2। अब आगे का कहानी, 9 चौके 36 बराबर 6 गुना 6 36, दोनों तरफ रिजल्ट सेम आ गया। तो अर्थात हम लोग कह सकते हैं क्या कि गुना में अगर आधार समान ना हो लेकिन घात अगर समान हो तो वो आपस में पहले गुना होगा और एक जैसा घात दोनों में आके बैठ जाएगा। तो आई होप कि ये चीज़ भी आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसी प्रकार से भाग में भी होगा। तो हम लोग छठा पॉइंट को देखेंगे कि यदि कोई संख्या गुना के जहाँ पे अब दे देते हैं यहाँ पे भाग रूप में हो परंतु आधार असमान तथा घात समान हो तो तब क्या होगा। तो यहाँ पे ये भाग आ गया, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ये भाग हो जाएगा।
अब चलिए उदाहरण को थोड़ा बदलते हैं, ऐसा संख्या ले ताकि वो पूरा पूरा विभाज्य हो जाए। चलिए यहाँ पे हम लोग 4 को देते हैं और यहाँ पे भाग दे देते हैं, यहाँ पे 4 भागा 2। अब चलिए इस उदाहरण को हल करते हैं। तो इसको हल करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा क्या कि 4 चौके 16 और भागा में 2 दूना 4 और यहाँ पे 2 दूना 4 मतलब 2 पे घात 2। इसको डिवाइड करेंगे तो 4 चौके 16, तो 4 बराबर 2 गुना 2 4। फिर से दोनों तरफ सेम रिजल्ट आए। तो ये भाग के लिए ये गुण था कि यदि कोई संख्या भाग के रूप में हो परंतु आधार असमान तथा घात समान हो तो क्या हो जाएगा कि आधार का सबसे पहले भाग होगा और एक जैसा जो घात था वो आगे उस संख्या पे बैठ जाएगा। आई होप कि ये 6ठा नंबर का जो पॉइंट था ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब 1-2 पॉइंट और होगा इस चैप्टर से संबंधित, उसके बाद ये थ्योरी पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग चैप्टर की ओर चलेंगे। तो हम लोग 7वां पॉइंट देखें तो यहाँ पे एक अच्छा पॉइंट होगा ये। देखिए यहाँ पे इसको हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं कि a पे घात n है और इस पे घात फिर से m है, तो इसका क्या होगा। तो इसको हम लोग दोनों माध्यम से हल कर सकते हैं, या तो अब बाहर वाला घात को अंदर तरफ लेके आइए या फिर अंदर वाला घात को बाहर तरफ लेके जाइए, या फिर पहले आप आधार को हल कीजिए। इसमें दोनों तरीका सही है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या कि a पे घात n गुना m। चलिए इसमें एक उदाहरण को देखते हैं। मान लेते क्या कि ब्रैकेट के अंदर 2 कोई संख्या है, इस पे घात 2 है, फिर इसके बाहर घात में 3 है। अब चलिए इसको हम लोग दोनों माध्यम से हल करते हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या कि 2 पे घात 2 गुना 3। तो अगर यहाँ पे हम लोग हल करें तो 2 दूना 4, सबसे पहले ब्रैकेट को हल किए और यहाँ पे 3 रखें, यहाँ पे 2 पे घात 6 रख दिए। अब 4 को 3 बार गुना करेंगे तो 64 आएगा, 4 चौके 16, 16 चौके 64, और 2 को 6 बार गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 64। तो दोनों तरफ सेम रिजल्ट आया। अब दोनों तरीक़ा से बना सकते हैं। तो यहाँ पे यही चीज़ है कि अगर आप नियम के माध्यम से हल करते हैं इसको तो ये बहुत ही आसानी से हल हो सकता है। तो आई होप कि ये सारा जितना भी थ्योरी था आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। चलिए आज के लिए लास्ट थ्योरी हम लोग देखते हैं, तब ये पूरा चैप्टर का जो थ्योरी है ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो 5 नंबर का अगर थ्योरी में देखें, अगर किसी संख्या पे घात m है और बराबर में कोई संख्या फिर से a है और इस पे घात n है, अर्थात कि जब बराबर के दोनों तरफ घात आधार समान हो, बराबर के दोनों तरफ जब आधार समान हो तो उसका घात भी हमेशा आपस में समान होगा। इसको आपको याद रखना है। फिर से बात को ध्यान से सुने कि जब बराबर के दोनों तरफ आधार समान हो तो उसका घात भी आपस में समान होगा। अर्थात कि जितना भी पॉइंट था ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चैप्टर की ओर चलते हैं। घात तथा घातांक केसी सिन्हा में जो चैप्टर दिया हुआ उसको हम लोग देखेंगे। तो केसी सिन्हा में इससे संबंधित टोटल 2 चैप्टर है। आज हम लोग पहला चैप्टर को देखेंगे। पहला चैप्टर हम लोग के पास 2.1 है, इसमें 2 टाइप है, टोटल 17 सवाल है। आज हम लोग इसमें टाइप 1 और टाइप 2 को देखेंगे, उसके बाद टाइप 3 और टाइप 4 हम लोग दूसरे वीडियो में देखेंगे। तो चलिए हम लोग 2.1 को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इसमें पहला सवाल क्या लिखा गया कि मान ज्ञात कीजिए, मतलब जो सवाल दिया उसका मान निकालना है। तो पहला सवाल में दिया हुआ है यहाँ पे क्या, 1 नंबर में दिया हुआ कि 3 पे घात -2, 3 पे घात -2 आ गया। तो हम लोग अभी नियम में क्या पढ़े कि जब किसी भी संख्या पे घात माइनस में रहता तो वो सबसे पहले व्युत्क्रम में चल जाता। तो 3 पे घात 2 आ गया। अब ये घात माइनस में था तो अब ये प्लस में आ गया। अब 3 पे घात 2 का अर्थ हो गया क्या कि 3 को 3 के साथ 2 बार गुना करना, मतलब 3 गुना 3, 3 3 9। ये हम लोग के पास आंसर आ गया। तो ये बहुत ही आसान सवाल है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग दूसरे नंबर की ओर चलते हैं। इसमें लिखा हुआ गया कि सरल कीजिए और उत्तर को धनात्मक घात के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब अगर घात माइनस में है तो आप उसको प्लस में लिखिए, या फिर घात पहले से प्लस में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो हम लोग को घात को प्लस के रूप में लिखना है। तो चलिए इसका हम लोग देखते हैं पहला नंबर का सवाल। 2 नंबर का पहला सवाल दे दिया गया कि -4 पे घात 5 और भाग में है
-8 पे घात 8। चलिए सबसे पहले इसको हल करते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो -4 पे घात 5 है और -8 पे -4 सॉरी यहाँ पे 4 है, -4 पे घात 8 है। तो भाग में आधार समान है तो हम लोग को पता है क्या कि घात आपस में घट जाता है। ये चीज़ क्लियर है। तो जैसे यहाँ पे घटाएंगे तो -4 पे घात -3 आ गया। लेकिन सवाल में लिखा गया कि इसको सरल करना है और घात को धनात्मक रूप में लिखना है, ठीक है, और आंसर भी घात के रूप में ही रहेगा, इसको हल नहीं करना है। चलिए यहाँ पे हम लोग देखें तो जैसे घात माइनस में तो ये बटे में जाएगा और घात यहाँ पे प्लस में आ जाएगा। ध्यान रहे कि जो आधार पे माइनस रहेगा ये अपने यहाँ पे रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो हम लोग के पास यही रिजल्ट आ गया। हम लोग को सिर्फ और सिर्फ घात को प्लस के रूप में लिखना था, तो हम लोग घात को प्लस के रूप में लिख दिए, तो हम लोग के पास यही रिजल्ट प्राप्त हुआ। आई होप कि ये 2 नंबर का जो सवाल था ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग 3 नंबर की ओर चलते हैं और इसमें जो भी सवाल है उसको हल करने का कोशिश करते हैं। तो देखिए 3 नंबर में लिखा हुआ क्या कि निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। यहाँ पे जो भी सवाल है उसका मान ज्ञात करना होगा। तो जितना भी नियम लिखाया गया उसी से संबंधित ये सारा सवाल दिया हुआ है। अगर आपको नियम अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा तो सारा सवाल को आप आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए अब इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को बोर्ड मास के रूल के अनुसार ये चीज़ तो पता है कि जो चीज़ ब्रैकेट के अंदर होगा सबसे पहले उसी का हल होता है। चलिए सबसे पहले इसको हल करते हैं। 3 पे घात 0, तो हम लोग को पता है कि किसी भी संख्या पे घात अगर 0 रहे तो उसका मान हमेशा 1 होता है। अब आगे देखें तो 4 पे घात -1 है। जैसे घात माइनस आए तो उसको हम लोग बटे के रूप में लिख सकते हैं और कभी भी घात 1 को लिखा नहीं जाता। तो आपको समझना होगा क्या कि 4 पे घात 1 है और यहाँ पे गुना में 2 पे घात 2 है तो इसको हम लोग 4 लिख सकते हैं, 2 गुना 2। अब यहाँ पे ब्रैकेट का काम पहले करेंगे, लघुत्तम लेंगे तो 4 जोड़ 1 बटे 4 गुना में 5 सॉरी गुना में 4 है। अब इसको आगे हल करेंगे तो 5 बटे 4 गुना 4, ये 4 और 4 आपस में कटेगा तो रिजल्ट के रूप में हम लोग के पास 5 आ गया। तो आई होप कि ये 3 नंबर का जो सवाल था ये आपको समझ में आ गया होगा। तो टाइप 1 में जितना भी सवाल है आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम लोग टाइप 2 की ओर। इसमें से एक सवाल को बनाते हैं। टाइप 2 8 नंबर से स्टार्ट है। अब इसमें हम लोग देखते हैं पहला सवाल क्या बोलना चाह रहा है। यहाँ पे सवाल में बोल रहा है क्या कि किस संख्या को 3 पे घात -7 से गुना किया जाए कि गुणनफल 3 प्राप्त हो। तो वो संख्या मालूम नहीं है, उस संख्या को हम लोग यहाँ पे मान लेंगे। माना कि वह संख्या बराबर x मान लेते हैं प्रश्न से। अब क्वेश्चन में जो बोल रहा है उसको हल करते हैं। प्रश्न से किस संख्या से 3 पे घात -7 को गुना किया जाए। तो x एक संख्या है, इसको हम लोग गुना करेंगे 3 पे घात -7 से। तो अब रिजल्ट के रूप में हम लोग के पास 3 आएगा। तो सवाल में बोला क्या है कि वह संख्या मतलब ये x का मान क्या निकलेगा। तो 3 इधर गुना में है। हम लोग को पता है कि जब कोई संख्या एक तरफ गुना में रहे तो दूसरा तरफ जाकर वो भाग में बदल जाता। तो 3 पे घात -7। अब देखिए अगर इधर का भाग देखें तो इसका आधार समान है तो घात आपस में जुड़ जाएगा। तो घट जाएगा 1 - 7, ठीक है। अब इसको आगे हल करेंगे तो 3 पे घात माइनस प्लस 7। अब इसको हल करेंगे तो 3 पे घात 8 आएगा, अर्थात वह संख्या था 3 पे घात 8। आई होप कि ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गया हो। तो 2.1 का हम लोग 2 टाइप का सवाल पढ़े, टाइप 1 और टाइप 2। आई होप कि ये सारा सवाल आपको समझ में आ गया होगा और इसमें अब जितना भी सवाल बचा आप लोग इसको बनाने का कोशिश कीजिएगा। और एक बात कि आप इस YouTube चैनल को अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि पढ़ाई का वो भी लाभ ले सकें। धन्यवाद।